Hello everyone. Today we will start our next chapter number 6, staffing. This is the third function of management. This is the third function of management. You know the meaning of management? Management is a process of conducting a set of functions, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, to do work in an efficient and effective manner. There are 5 functions. 2 functions we have discussed. Today we will डिस्कस स्टाफिंग. ये देखो, अब प्लानिंग के अंदर हमने किया कि प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर हैंड होता है. एक हम प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. फिर ऑर्गेनाइजिंग हमने किया. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, उस प्लान को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शन. इन ऑर्गेनाइजिंग वी क्रिएट पोस्ट. We establish departments. We define authority and responsibility relationship. Now, what is staffing? Organizing में हमने उस पोस्ट को क्रिएट किया, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किए. अब उन पोस्ट को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे. उन पोस्ट को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे. और उस पोस्ट को फिल करने का काम किस में आता है, स्टाफिंग में. जो स्टाफिंग है पहले ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट हुआ करता था, बाद में इसको अलग से फंक्शन बना दिया गया. तो स्टाफिंग क्या होता है, टू फिल द पोस्ट एंड कीपिंग इट फिल्ड. कि पोस्ट को फिल करना और फिल रहने देना. इट मीन्स कि जब भी हम किसी पोस्ट को फिल करते हैं, मतलब अपॉइंट करना, किसी न किसी पर्सन को अपॉइंट करना. जब हम किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो हम उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं. जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम उसे उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं. मतलब जो मोस्ट कैपेबल पर्सन है वो होना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब के लिए, और इन केस लेस कैपेबल पर्सन है तो वो किस लिए होना चाहिए, लेस इम्पोर्टेंट जॉब के लिए. तो पोस्ट को फिल की मतलब एक पर्सन को हमने अपॉइंट किया और उसको फिल रहने भी दे. मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने किसी को अपॉइंट कर लिया, जॉब पर रख लिया और कल हम उसे निकाल दे. नहीं, स्टाफिंग क्या होता है कि जॉब को फिल करना, पोस्ट को फिल करना और फिल रहने देना. राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना. राइट पर्सन एट राइट जॉब. राइट पर्सन एट राइट जॉब. अब वो पोस्ट पर कब रहेंगे, जब वो सेटिस्फाई होंगे. अब एक पर्सन है नारायण मूर्ति, इन्फोसिस कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, उसके चेयरमैन है. वो क्या कहते हैं, आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर each evening. We have to make sure that they come back the next morning. आपको ये बताया हुआ है कि जो स्टाफिंग है वो किससे रिलेट होता है, ह्यूमन रिसोर्स से. तो हम इसे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम
अपॉइंट किसे कर रहे हैं, उस पोस्ट को फिल कैसे करेंगे, लोगों से। तो नारायण मूर्ति कहते हैं कि अवर एसेट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक एसेट है, वो वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, हर शाम को चली जाती हैं। वी हैव टू मेक श्योर, हम ये श्योर करते हैं दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वो अगली सुबह वापस भी आए। मतलब हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा जो स्टाफ है, हर शाम को अपने घर चला जाता है और हम ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट डे वापस भी आए। अब नेक्स्ट डे वापस कब आएगा, जब वो पोस्ट फिल है और मोस्ट कैपेबल पर्सन से राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा हुआ है, पर्सन क्या है, सेटिस्फाई है, तो ऑब्वियस है वो नेक्स्ट मॉर्निंग को ऑफिस में, कंपनी में वापस आएंगे। तो स्टाफिंग क्या होता है, टू फिल द पोस्ट एंड कीपिंग इट फिल्ड, या फिर अपॉइंट राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये था स्टाफिंग का मीनिंग। उसके बाद हम करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहले आता है जो स्टाफिंग है, वो स्टार्ट होती है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब हमने क्या कहा, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर 2 थिंग्स आती हैं, एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड मतलब कितने लोगों की, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, ये किस में देखा जाता है, वर्कलोड एनालिसिस में। वर्कफोर्स में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है, कितने लोग अवेलेबल है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो है 10 की, ये हो गया वर्कलोड एनालिसिस, कि काम करने के लिए हमें 10 लोगों की नीड है। अब हम ये देखेंगे कि अवेलेबल कितने हैं। हमने देखा अवेलेबल हैं 7, कितने हैं, 7, यानी कि 3 क्या है, अंडरस्टाफ्ड, 3 क्या है, कम है। अब 3 के लिए आगे के स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। इन दिस 2 थिंग्स आर कंसिडर्ड, फर्स्ट वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकेंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड में नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट कितने की है और यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं। देन हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हमें कितने लोग और चाहिए, मतलब अंडर स्टाफ है या फिर ओवर स्टाफ है, ये सब चीज़ें देखते हैं। भाई ये हो सकता है कि रिक्वायरमेंट है 10 की, अवेलेबल है 12, तो 2 को हम क्या करेंगे, या तो शिफ्ट कर देंगे या फिर हम उनको जॉब से निकाल देंगे, वो फिर आगे की प्रोसेसिंग रहती है। अब सेकंड पॉइंट आता है, अब हमें ये तो पता चल गया कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे कहा कि नीड है 10 की, अवेलेबल है 7, यानी कि 3 हमें और चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इन 3 को हमने अपॉइंट करना है, अब हम इनको ढूंढेंगे। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्च द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, सर्च द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। कि सर्च करो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय क्या होता है, वो पर्सन जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, हो सकता है, मतलब वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन सकता है। तो सर्च करो उस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को और उस प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि अभी तक वो बना नहीं,
उसको स्टिमुलेट करो, उसको इन्फ्लुएंस करो कि ऑर्गेनाइजेशन में आकर जॉब के लिए अप्लाई करे, मतलब अपना रिज्यूमे सेंड करे। क्योंकि जब हम कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे अपना रिज्यूमे देना होता है, रिज्यूम सेंड करना होता है। रिज्यूमे क्या होता है, जिस पर एक पेपर होता है, एक पेपर पे हार्ड कॉपी हो सकती है या फिर सॉफ्ट कॉपी, उसमें क्या करोगे आप अपनी पूरी डिटेल फिल करते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन और भी जो भी अदर एक्टिविटीज़ है वो सब मेंशन होता है। तो रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को हम स्टिमुलेट करते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करो। अब क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी, मतलब हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे कि तुम जॉब के लिए अप्लाई करो। तो हम क्या करते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, या फिर इंटरनेट पर डाल देते हैं, वेबसाइट्स पर डाल देते हैं। आप लोग देखते हो स्पेशली इवनिंग न्यूज़पेपर में छोटे छोटे से कॉलम बने होते हैं जिसे हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा कॉलम बना होता है, वहां लिखा होता है रिक्वायर्ड 1 मेल स्टाफ, 1 फीमेल स्टाफ, कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। अब क्या है, यानी कि वो क्या है, एडवर्टीजमेंट। अब जिसने ये देखा कि नीड है इस कॉलेज में, इस स्कूल में, इस कंपनी में, और क्वालिफिकेशन ये मांग रखी है, तो सामने वाला पर्सन जिसको जॉब की नीड है वो क्या करेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर, उस फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करेगा, उस कंपनी में जाकर इंक्वायरी करेगा कि जॉब है, अपना रिज्यूमे वहाँ पर सेंड करेगा। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्च करना किसको, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को, और उनको स्टिमुलेट करना कि जॉब के लिए अप्लाई करो। आया समझ। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट होगी, लोगों ने क्या किया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमे आ गए। अब पोस्ट कितनी थी, 3। ये मान के चलो अगर 3 पोस्ट है ना, तो रिज्यूमे अराउंड 80 to 100 इतने आ जाते हैं। अब 3 पोस्ट के लिए 80 to 100 रिज्यूमे आ गए, मतलब इतनी एप्लीकेशन आ गई। अब रखने हैं हमने 3 को, और हमारे पास एप्लीकेशन आई 100 की। अब हम सबको तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सबको रखेंगे तो इतने की तो नीड ही नहीं है, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना। तो हमें नीड है 3 की, एप्लीकेशन आई हमारे पास 80 to 100 की। अब हम क्या करेंगे, इस 80 to 100 के अंदर जो बेस्ट 3 होंगे उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। अब कैसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, अब हमें क्या पता कौन सा बेस्ट है, तो हम कैसे करते हैं उनको सिलेक्ट, उनके कुछ रिटन टेस्ट लेकर और उनका इंटरव्यू लेकर। अगर तो जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा आ गई है तो सबसे पहले हम रिटन टेस्ट ले लेते हैं, उसमें से फिर हम उनको स्क्रूटनाइज्ड कर लेते हैं, मतलब छांट लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन अगर क्या है 3 पोस्ट थी, उसके लिए 20 एप्लीकेशन आई, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो सिलेक्शन क्या होता है, बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब हमने क्या किया, उस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर 4th पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिस जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया गया, जिस जॉब के लिए उसे सिलेक्ट किया गया, उस जॉब को ज्वाइन कर लेना। यहाँ तो आपको यही कहा कांग्रेस,
यू आर सिलेक्टेड, ठीक है, यहाँ तो क्या है, सिलेक्ट किया गया। अब क्या करेंगे, उसको उस जॉब पर जो उसकी ज्वाइनिंग होएगी, उस ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं प्लेसमेंट। मतलब जिस जॉब के लिए उसे सिलेक्ट किया गया था, उस जॉब पर उस पर्सन की क्या होगी है, ज्वाइनिंग होगी है, उसने उस जॉब को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके, दैट इज प्लेसमेंट। अब बात आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हम इंडक्शन भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब क्या होता है, पर्सन ने जॉब को ज्वाइन कर लिया, पर्सन आ गया, फर्स्ट डे था जॉब का। अब उस पर्सन को, जो वो पर्सन था जो जॉब पर रखा गया, वो किसी चीज़ से अवेयर नहीं है, उसको कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में, वहाँ पे उसके सुपीरियर के बारे में, उसके सबॉर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं जानता। तो जब वो फर्स्ट डे आता है तो उसको क्या किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसके सुपीरियर से, उसके सबॉर्डिनेट से, उसके पीयर्स से। सुपीरियर वो किसके नीचे काम करेगा, सबॉर्डिनेट कौन उसके नीचे काम करेंगे, पीयर्स उसके साथ कौन काम करेगा, कंपनी की क्या रूल्स रेगुलेशन है, फैक्ट्री एरिया कहाँ पे है, वर्क प्लेस कहाँ पर है, जो भी कैफ़े वगैरह हो गया वो कहाँ पर है। तो कंपनी की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उसको बताना, उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि वो फेमिलियर हो जाए ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो होता है ओरिएंटेशन। ओके, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है, पर्सन जॉब पर आ गया, हो सकता है वो फ्रेशर हो सकता है वो फ्रेशर हो, या फिर हो सकता है उसको एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब जिस जॉब पर उसे रखा गया, जिस जॉब को उसने ज्वाइन किया, उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ताकि वो अपनी जॉब को विथ परफेक्शन कर सके। ठीक है, अब फ्रेशर है, उसको तो काम सिखाना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ फ्रेशर को ही नहीं दी जाती, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। तो वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अपडेट रहें, इसीलिए उनको टाइम के साथ साथ जो भी न्यू मेथड्स आते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उनके बारे में उनको अवेयर करवाया जाता है। तो ट्रेनिंग दे दी। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हमारा जो 6 पॉइंट आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब अब हमने क्या किया, उनको काम सिखा दिया कि काम कैसे करना है। अब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब काम करना स्टार्ट कर दिया, अब हम ये भी तो देखेंगे ना कि वो काम कैसे कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। जैसे क्लास में टीचर आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है ना, कि कौन सा बच्चा कितने अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट किया जाता है कि पर्सन कैसे काम कर रहा है। मतलब उसको कितना काम कहा गया था, उसने कितना किया, उसके वर्क की क्वालिटी कैसी है, ये सब किस में देखा जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। अब हमने उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन केस अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो हम उसको क्या कर देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं। मतलब उसकी जो पोस्ट है उसको अपर लेवल पर ले आते हैं। वो जिस पोस्ट पे है वहाँ से उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। इट मीन्स जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी उसकी अथॉरिटी होगी, उसकी सैलरी, उसका स्टेटस,
ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, अप हो जाती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर ही क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। अगर इनकेस उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो हम उसको प्रमोशन दे देंगे, अगर उसकी परफॉर्मेंस पुअर है तो हम उसको क्या कहेंगे, वार्निंग देंगे या फिर जॉब से निकाल देंगे। अब प्रमोशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, लास्ट पॉइंट हमारा 8th आता है, कंपनसेशन। अब ये देखो, हमने पर्सन को जॉब पर रख लिया, क्या वो फ्री में काम करेगा, नहीं ना, ऑब्वियस है हम उसको कंपनसेट करेंगे। मतलब कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, उसके वर्क के बदले जो वहाँ पर मतलब एक जो एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसको उसकी सर्विसेज के बदले में क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। उसको सैलरी वगैरह, सैलरी होगी, वेजेस हो गए, ये सब पे किया जाता है। मतलब जो उसको रिवॉर्ड, उसको पे मिल रही है उसके वर्क के बदले, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। अब ये जो कंपनसेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। हमने कहा ना, उसके वर्क के बदले जो भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पे किया जाएगा, दैट इज कंपनसेशन। तो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर भी 2 आ जाते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड, एक होता है वर्क बेस्ड। टाइम बेस्ड, आप डे में कितने आवर्स काम कर रहे हो, 8 आवर्स कर रहे हो, 10 आवर्स कर रहे हो, 6 आवर्स कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपको मंथली, वीकली, इस तरह से जब आपको वेजेस मिलते हैं, वो कौन से बेस पे हो गए, टाइम के बेस पे। वर्क बेस मतलब आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बेस पर जब आपको वेजेस, सैलरी मिलती है तो वो क्या हो जाता है, वर्क बेस्ड हो जाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट। अब सैलरी के अलावा भी कंपनी आपको अदर फैसिलिटीज़ देती है, जैसे क्या है, आप लोगों को मतलब आप जिस घर में रह रहे हो उस घर का जो रेंट होगा वो आपको कंपनी दे रही है, रेंट अलाउंसेस कह सकते हो। इसके अलावा कंपनी आपका इंश्योरेंस करवा कर दे रही है, कंपनी आपको वेकेशंस दे रही है, मतलब हॉलीडे पैकेज दे रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जा सकते हो, जो भी खर्चा होगा सारा कंपनी पे करेगी। तो ये होता है कंपनसेशन। वो किस बेस पर दिया जाएगा कि आप वर्क कैसे कर रहे हो। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो देन आपको इस अकॉर्डिंग कंपनसेट किया जाता है। ओके, रिपीट कर देते हैं। स्टाफिंग क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना, पोस्ट को फिल करना और फिर रहने देना, मोस्ट कैपेबल पर्सन को मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब पे, लेस कैपेबल पर्सन को लेस इंपॉर्टेंट जॉब पे। उसके बाद आता है स्टाफिंग प्रोसेस। फर्स्टली एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, इन दिस 2 पॉइंट्स आर फोकस, वर्कलोड एनालिसिस, इन दिस वी सी नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड एंड वर्कफोर्स कितने अवेलेबल हैं। देन हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। देन रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को और उसको स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करो। मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह दे देनी, न्यूज़पेपर में हो गया, टीवी में हो गया। अब उस ऐड को देखकर लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशंस आ गई। अब एप्लीकेशंस आई, उनमें से हम क्या करते हैं, बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं रिटन टेस्ट के बेस पर, इंटरव्यू के बेस पे। अब हमने उस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, उस पर्सन ने उस जॉब को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। और जब वो फर्स्ट डे जॉब पर आया तब हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया कंपनी से, मतलब कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसको दे दी, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम वो आ रहा है उस कंपनी में, तो काफ़ी ऑफवर्ड सा फील करता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में उसको चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है, वो उसको क्या होता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है, कंफर्टेबल फील करता है अपने आप को। देन उसके बाद उसको काम सिखाया जाता है, उसकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। उसने अब खुद वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करते हैं, उसके बेस पे हम उसको प्रमोशन देते हैं। क्योंकि एक पर्सन हमेशा ये चाहता है कि उसका एक स्टेटस हो,
वो हमेशा एक हाई पोजीशन गेन करना चाहता है। उसके बाद लास्ट कंपनसेशन, जो भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में हम जो भी उसको रिवॉर्ड पे देंगे, दैट इज़ कंपनसेशन। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट के अंदर टाइम बेस और वर्क बेस। टाइम के बेस पर दे रहे हैं, मंथली हो गया, ईयरली पैकेज हो गया, इस अकॉर्डिंग, और वर्क के बेस पे वो कितना काम कर रहा है। उसके बाद इनडायरेक्ट में जो भी अदर फैसिलिटी, लाइक कैब आएगी, आपको छोड़ के जाएगी, लेकर जाएगी, आपकी बिल्डिंग का रेंट कंपनी पे करेगी, आपको सर्वेंट दिया जा रहा है, आपको पीए दिया जा रहा है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, कंपनसेशन में। तो ये था स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।